सचमुच मर्दों को बदलते देर नहीं लगती। यह वही मनोज था जिसे सुधा ने हर हाल में स्वीकारा। चाहती तो वह शादी से इनकार कर सकती थी, पर उसके अंतर्मन को गवारा न था। एंगेजमेंट के 1 महीने बाद मनोज का पैर एक एक्सीडेंट में कट गया। भावी ससुर ने संदेश भिजवाया कि क्या सुधा मनोज से इस स्थिति में भी शादी करने के लिए तैयार है। उसके पापा दुविधा में थे। लड़के की सरकारी नौकरी थी, देखने सुनने में सुंदर और अच्छा था। अब नियति को क्या कहे, पैर कटने को लिखा था सो कट गया। फिर भी उस पर उन्होंने जोर नहीं डाला, उसे अपने तरीके से फैसला लेने की छूट दे रखी थी। दुविधा में तो वह भी थी जिससे उसकी शादी होनी थी। कल तक तो वह ठीक था, आज उसमें ऐब आ गया तो क्या उसका साथ छोड़ना उचित होगा। कल उसमें भी शादी के बाद कोई ऐब आ जाए और मनोज उसे छोड़ दे तब। वही दुविधा से उभरी और मन को पक्का कर मनोज से शादी करने के लिए हाँ कर दी। शादी के कुछ वर्ष तक तो आराम से कटे। मनोज ने कृत्रिम पैर लगवा लिया था। इस तरह वह कहीं भी आने जाने में सक्षम हो गया। उसे अच्छा लगने लगा कि चलो मनोज के मन में हीन भावना निकल जाएगी और वह अब सक्षम है। 6 साल गुजर गए। काफ़ी इलाज के बाद भी वह मां ना बन सकी तो सुधा गहरे अवसाद में डूब गई। कहने को भले ही मनोज ने कह दिया कि उसे बाप ना बन पाने का जरा भी मलाल नहीं है, लेकिन सुधा ने उसके चेहरे पर उस दर्द का एहसास किया जो बातों बातों में अक्सर उभर कर सामने आ जाता। एक दिन उससे रहा ना गया, कह बैठी, अगर ऐतराज ना हो तो मैं एक बात कहूँ। क्या? क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। ये सुनकर मनोज उखड़ गया। मुझे अपना बच्चा ही चाहिए, वह शायद ही संभव हो, उसने दबी जबान में कहा। बिना कोई जवाब दिए मनोज वहाँ से चला गया। उसका मन कड़वा हो गया। ये भी कोई तरीका है अपना नज़रिया रखने का। मनोज की यही बात उसे अच्छी नहीं लगती कि मिल बैठकर कोई सार्थक समाधान निकालने की जगह वह दकियानूसी व्यवस्था से चिपके रहना चाहता था। उसने महसूस किया कि मनोज में पहले वाली बात नहीं रही। वह अब सुधा से कम ही बोलता, देर रात टीवी देखता या फिर रात देर से घर लौटता। सुधा पूछती तो यही कहता, अकेला घर काटने को दौड़ता है। अकेले कहाँ हो तुम? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रही? मनोज टाल जाता, उसकी त्योरियां चढ़ जाती। तुम्हें शर्म नहीं आती जो पत्नी को अकेला छोड़कर देर रात घर आते हो? शर्म तुम्हें आनी चाहिए जो मुझे वंश चलाने के लिए एक बच्चा भी ना दे सकी। सुनकर वह रुआंसी हो गई। एक औरत सिर्फ बच्चा जनने के लिए ब्याह कर लाई जाती है? क्या वह सिर्फ ज़रूरत की वस्तु होती है? ज़रूरत की कसौटी पर खरी उतरी तो ठीक है, नहीं तो फेर लिया मुंह। बहरहाल अपने आंसुओं पर उसने नियंत्रण रखा और कोशिश की कि अपनी कमज़ोरियों को ना जाहिर होने दे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे पूरा अधिकार है ये जानने का कि तुम देर रात तक क्या करते हो। अच्छा तो अब समझा। मनोज के चेहरे पर व्यंग के भाव उभर आए। तुम्हें जलन हो रही है ना कि मैंने कहीं दूसरी औरत ना रख ली हो। रख सकते हैं आप, ये कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए। तो क्यों पूछताछ करती हो? सोच लो कि मैंने दूसरी औरत रख ली। भले ही यह बात झूठी हो तो भी इससे मनोज की मनसा समझ में तो आ ही गई। वह चला गया, पर एक ऐसा दंश देकर गया जिसकी पीड़ा का शूल उसके अंतस को देर तक भेदता रहा। अकेले में सुबकने लगी, जैसे कोई इंसान कितना बदल सकता है। इतने साल जिसके साथ सुख दुख साझा किया, वह एकाएक कैसे निर्मोही हो सकता है। लाख कोशिशों के बाद भी वह इस प्रश्न का जवाब ना ढूंढ सकी। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला। आज मनोज के एक दूर के रिश्तेदार की बेटी संध्या आने वाली थी। बिन बाप की लड़की थी, उसे बीएड करना था। इस लिहाज से तो वह 1 वर्ष तो रहेगी ही रहेगी। हालांकि मनोज के माँ बाप नाक भौ सिकोड़ रहे थे। दीदी, बिन बाप की बेटी है, तुम लोग चाहोगे तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, वरना उसके पास तो कुछ भी नहीं है जिसके बल पर उसका ब्याह कर सकूं। पढ़ाई लिखाई का ही भरोसा है, पढ़ लिख कर कम से कम अपना पेट पाल तो सकेगी। कहकर संध्या की मारूआसी हो गई। सुधा की सासू जी ने उसे ढांढस बंधाया। उसकी सास मनोज की तरफ मुखातिब हुई। मनोज, तुम संध्या को उसका कॉलेज दिखा दो। बेटा, यहाँ आने जाने के लिए रिक्शा तो मिल जाता होगा। संध्या की माँ मुँह बनाकर बोली।
नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ आया करूँगा। मनोज ने एक नज़र संध्या पर डाली तो वह मुस्कुरा दी। यही सब सोचकर आई थी कि यहाँ संध्या को कोई परेशानी नहीं होगी, तुम सब लोग उसे संभाल लोगे। संध्या की माँ भावुक हो उठी। वे आगे बोली, संध्या के पापा के जाने के बाद तुम लोगों के सिवाय मेरा है ही कौन। रिश्तेदारों ने सहारा न दिया होता तो मैं कब की टूट चुकी होती। ये कहकर वे सुबकने लगी। संध्या ने उन्हें डांटा। माँ हर जगह अपना रोना लेकर बैठ जाती हैं। क्या करूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे इतनी भाग दौड़ ना करनी होती। आप कोई गैर थोड़े ही हैं जीजी। हम सब संध्या का वैसा ही ख्याल रखेंगे जैसा आप उसका घर पर रखती हैं, उसकी सासू जी ने तसल्ली दी। वे आंसू पोंछने लगी। 2 दिन रहकर संध्या की माँ रांची चली गई। मनोज ने संध्या को उसका कॉलेज दिखलाया और एडमिशन भी करवा दिया। उसकी ज़रूरतों का सामान खरीदा। निश्चय ही रुपए मनोज ने खर्च किए होंगे। उसे कोई आपत्ति ना थी, लेकिन इस बहाने वह संध्या का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा। उसके खाने पीने से लेकर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी वह हमेशा बाइक स्टार्ट किए रहता। पत्नी से ज़्यादा किसी और को तवज्जो देना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी सास भी उसी की होकर रह गई थी। ना जाने माँ बेटे के बीच क्या चल रहा था। एक दिन उसे रहा ना गया तो वह बोल पड़ी, संध्या क्या मुझसे ज़्यादा अहमियत रखने लगी है तुम्हारे लिए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह बिन बाप की बेटी है। मनोज बोला। तो क्या बाप की भूमिका निभा रहे हो? उसने व्यंग भरे लहजे में कहा। तमीज़ से बात करो। वह उखड़ गया। चिल्लाओ मत। सुधा ने भी अपनी आवाज़ तेज कर ली। वह संभल गया। आहिस्ता बोलो। अब आए रास्ते पर ये मत समझना कि तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूँगी। क्या किया है मैंने? अपने दिल से पूछो। वह अनजान बनने की कोशिश करने लगा। मासूम बनकर संध्या को फुसलाओ, मुझे नहीं। मैं तुम जैसे आदमी की नस नस से वाकिफ़ हूँ। पिछले 1 हफ्ते से मैंने घर के कुछ ज़रूरी चीज़ लाने के लिए कह रही हूँ, लाए? मैं भूल गया था। आजकल तो सिर्फ संध्या की ज़रूरतों के अलावा कुछ याद नहीं रहता तुमको। बार बार उसका नाम मत लो वरना। मनोज ने दांत पीसे। बात बढ़ती देखकर वह कमरे से बाहर निकल गया। कायर पुरुषों की यही पहचान होती है, वे मुंह छिपाकर भागने में ही भलाई समझते हैं। मनोज सासू जी के कमरे में आया। बहुत बदतमीज़ है, बहुत सर पे चढ़ गई है। उसकी सासू जी बोली, 4 दिन के लिए आई है, उसे भी चैन से रहने नहीं देती। वो क्या सोचेगी? सिर पर हाथ रखकर वे बैठ गई। ना जाने क्या सोचकर वे थोड़ी देर बाद उसके कमरे में आई। क्यों सुधा बहू, तुम्हारे संस्कार यही सिखाते हैं कि मेहमानों के साथ बुरा सलूक करो? आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? कुछ भी तो नहीं छिपा है आपसे। संध्या को सिर माथे पर बिठाया जा रहा है, वहीं अपनी पत्नी की तरफ ताकने तक की फुर्सत नहीं है किसी के पास। ये तुम्हारी गलतफहमी है। सच्चाई है माँ जी, सच्चाई ही सही, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। संध्या को मैं यहाँ लाई, बेवजह उसे बीच में मत घसीटो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि पति पत्नी के बीच रिश्तों की डोर बच्चे से मजबूत होती है। तो क्या यह संभावना संध्या में देखी जा रही है? बेशर्मी कोई तुमसे सीखे। बेशर्म तो आप हैं जो अपने बेटे को शह दे रही हैं। वह भी कुछ छिपाने के मूड में नहीं थी। ऐसा ही सही, तुम्हें रहना हो तो रहो। रहूँगी तो मैं यहीं, देखती हूँ मुझे कोई मेरे अधिकार से कैसे वंचित करता है। अति भावुकता के चलते उसकी रुलाई फूट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे सुधा सोचने लगी। एक वह थी जो यह जानते हुए भी कि मनोज विकलांग है, उसे अपनाना अपना धर्म समझा। वही मनोज उसके बाजपन को इतनी बड़ी विकलांगता समझ रहा है कि उससे छुटकारा पाने तक की सोचने लगा है। इतनी जल्दी बदल सकता है मनोज? ये वही मनोज है जिसने सुहाग रात वाले दिन उसके माथे को चूमकर कहा था, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसे महान हृदय वाली जीवन संगिनी मिली। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि कभी अपनी तरफ से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज मनोज इतना गिर गया है कि उसे रिश्तों की मर्यादाओं का ख्याल भी नहीं रहा। माना कि दूर के रिश्तेदार की लड़की है संध्या, पर जब नाम दे दिया तो उसे निभाने का भी संस्कार हर माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। पता नहीं उसकी सासू जी को क्या हो गया है कि सब जानते हुए भी अनजान बनी है।
पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। राजीव भैया ने बुलाया तो उसे मायके जाना पड़ा। एक बार सुधा ने सोचा कि अपने मन के दर्द को कहकर दिल हल्का कर ले, पर हिम्मत ना पड़ी। पापा तनावग्रस्त होंगे, पर भाभी सुजाता की नज़रों से उसकी पीड़ा छिप न सकी। वे एकांत पाकर सुधा से पूछ बैठी। पहले तो सुधा ने टाल मटोल किया। आखिर कब तक? उसकी हकीकत उसके आंसुओं ने बेपर्दा कर दी। रात राजीव भैया से उन्होंने खुलासा किया। वे गुस्से से भर गए। उनका गुस्सा करना वाजिब था। कोई भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता। रात ही वे उसके कमरे में आने वाले थे, पर सुजाता भाभी ने मना कर दिया। सुबह नाश्ते में उन्होंने मनोज का जिक्र छेड़ा। तू अब उसके पास नहीं जाएगी, फ़ोन लगा, मैं उस धोखेबाज आदमी से अभी बात करता हूँ। सुधा ने किसी तरह उन्हें मनाया। महीना भर रहकर वह जब वापस भरे मन से ससुराल जाने लगी तो सुजाता भाभी उसे सीने से लगाते हुए बोली, दीदी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। भाभी को माँ का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया है। मैं खुद नहीं खाऊंगी पर आपको भूखा नहीं रखूंगी, ये मेरा वादा है। नहीं पटे तो निसंकोच चली आइएगा। मैं कोशिश करूंगी भाभी कि मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊं। भरे गले से वह बोली। ससुराल में आकर जो दृश्य सुधा ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। संध्या की मांग में सिंदूर भरा था। तो क्या मनोज ने संध्या से शादी कर ली? सोचकर वह सिहर गई। वह तेजी से चलकर अपने कमरे में आई। देखा मनोज लेटा हुआ था। उसे झकझोर कर उठाया। ये मैं क्या देख रही हूँ? संध्या की शादी कब हुई? कौन है उसका पति? पहले तो मनोज ने नजरें चुराने की कोशिश की, पर ज़्यादा देर तक सच्चाई पर पर्दा न डाल सका। बेशर्मों की तरफ बोला, तुम जो समझ रही हो वह सच है। संध्या से तुमने शादी कर ली? हाँ। मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसे चाहे जिस रूप में लो, पर यह अच्छी तरह जानती हो कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरी सहमति लेना तुमने मुनासिब नहीं समझा? क्या तुम देती? हो सकता था मैं दे देती। सुनकर मनोज खुश हो गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कहकर जैसे ही मनोज ने उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार जताने का नाटक दिखाना चाहा, सुधा ने उसे झटक दिया। उसके गुस्से की सीमा ना रही। सुधा से ना रोते बन रहा था ना हंसते। किस तरह खुद को संभाला। अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता था। वैसे भी हमेशा पुरुषों की चली है, लिहाजा उसने परिस्थिति से समझौता करना मुनासिब समझा। फिर भी मनोज को औकात बताने से ना चूकी। मनोज, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बांझ शब्द एक स्त्री के लिए गाली से कम नहीं होता, फिर उस स्त्री के लिए तो और ज़्यादा जो इस कलंक के साथ अभिशापित जीवन जीने के लिए मजबूर हो। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने संध्या से शादी की। दुख इस बात का है कि तुमने मेरी पीठ में छुरा भोंका, मेरे विश्वास का कत्ल किया। यही काम तुम्हें मुझे विश्वास में लेकर कर सकते थे। मनोज, अगर तुम्हारी विकलांगता को खामी समझकर मैंने तुमसे शादी से इनकार कर दिया होता तो तुम मुझे किस रूप में लेते? मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि उसने वैध का प्रश्न उठा दिया। जिसका चरित्र दुगला हो वह भला यह सब सोच विचार क्यों करेगा? खैर, ये समाचार सुधा के मायके तक पहुंचा। भैया सुधा के ससुराल आते ही गरजे, कहाँ है मनोज? मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। सरकारी कर्मचारी होकर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? सुधा ने राजीव भैया को किसी तरह शांत करने की कोशिश की। मैं चुप रहने वाला नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, इसके अफसरों से शिकायत करूंगा। दर दर की ठोकर ना खिलवाई तो मेरा नाम नहीं। मनोज चुपके से निकलकर बाहर चला गया। उसकी सास आई। भड़ास निकाल ली? अब मेरी भी सुनिए। संध्या बिन बाप की बेटी थी, मनोज ने सिर्फ सहारा दिया है। सासू जी बोली, अपनी बेशर्मी को सहारे का नाम मत दीजिए। एक को सहारा दिया और दूसरे को बेसहारा किया। भैया ने व्यंग किया। सुधा को क्या किसी ने घर से जाने के लिए कहा है? सासू जी बोली, निकल ही जाएगी। भैया बोले, उसकी मर्जी, पर ना मैं चाहूँगी ना ही मनोज की। वह इस घर से जाए, उसका जो दर्जा है वह बना रहेगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। भैया उसकी तरफ मुखातिब हुए। सुधा, तुम सामान बांधो, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी न रहने दूंगा। नहीं भैया, मैं ससुराल छोड़ने वाली नहीं। आज भी हमारा समाज किसी ब्याहता को मायके में स्वीकार नहीं करता। वह कहते कहते भावुक हो गई।
मैं ससुराल की चौखट पर ही दम तोड़ना पसंद करूंगी, मगर मायके नहीं जाऊंगी। भैया की भी आंखें भर आई। रूढ़िवादी समाज से क्या लड़ना आसान है? ऐसे जड़ समाज से बदलाव की उम्मीद करना रेगिस्तान में पानी तलाशने जैसा है। भैया की चरण धूली लेते समय सुधा ने उन्हें वचन दिया कि मैं कमज़ोर औरत नहीं हूँ, अपने वजूद के लिए कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। फिर भी उन्होंने उसे इसके लिए आश्वस्त किया कि जब चाहोगी तुम्हारे लिए मायके के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। भैया के जाने के बाद 2 घंटे बाद मनोज आया। आते ही हेकड़ी दिखाने लगा। सुधा ने भी जता दिया कि वह अपनी औकात में रहे। मनोज ने उसे अलग रहने के लिए एक फ्लैट खरीद कर दिया। पहले तो सुधा ने सोचा कि यहीं रहकर अपने अधिकार के लिए लड़ती रहेगी। कभी उसके खिलाफ कोर्ट भी जाने की इच्छा हुई, पर वह यह सोचकर कदम पीछे कर लेती कि उससे फ़ायदा क्या होगा। बहुत हुआ उसकी नौकरी जाएगी, जेल जाएगा। वह हर महीने उसे इतनी रुपए दे जाता था कि उसका खर्च आसानी से चल जाता। संध्या पर दया आती सो अलग। संध्या को उसकी सास और मनोज ने बरगलाया। बहरहाल जो हुआ, सुधा ने नियति का चक्र मानकर स्वीकार कर लिया। उसने समय काटने के लिए एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मनोज से उसका रिश्ता सिर्फ महीने के खर्च लेने के अलावा कुछ नहीं रहा। संध्या के मोहपाश में बंधे मनोज को सुधा की कोई चिंता ना थी, ना ही उसे ऐसे आदमी से कोई मतलब रखना था। एक दिन उसने बड़े भरे मन से खुलासा किया, मेरे जीवन में बाप बनना ही नहीं लिखा है। जिस आवाज़ में उसने कहा, सुधा को उससे सहानुभूति हो गई। जो भी हो, वह मेरा पति है। चाहती तो व्यंग बाढ़ से उसका हृदय छलनी कर सकती थी, पर पीछे लौटकर वह अपने ही जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी। उसके जीवन में नीति ने जो कुछ दिया वह मिला। अब वह क्यों बेवजह किसी को कोसे? फिर भी पूछ बैठी, क्या हुआ? संध्या के ब्लड में इन्फेक्शन है। डॉक्टर का कहना है कि अगर वह माँ बनेगी तो निश्चय ही उसे विकलांग बच्चा पैदा होगा। सुनकर उसे अफसोस हुआ। मनोज से ज़्यादा दुख संध्या के लिए हुआ। उस बेचारी की तो ज़िंदगी ही खराब हुई। मनोज ने 2-2 जिंदगियां बर्बाद की। काश वह उसकी बात मानकर किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेता तो उन्हें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता और उस बच्चे का जीवन सुधर जाता। थोड़े समय की चुप्पी के बाद मनोज आगे बोला, सुधा, किस मुंह से कहूँ? कहने के लिए बचा ही क्या है? वह संशय में पड़ गई। मनोज आखिर कहना क्या चाहता है? मनोज के दोहरे चरित्र से तो सुधा अनजान नहीं थी, इसीलिए सजग थी। सुधा ने ज़्यादा जोर नहीं डाला। आखिरकार उसे ही कहना पड़ा, क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? सुनते ही उसका पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसके जी में आया कि अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूं। उसका अनुमान सही निकला। मनोज का दोहरा चरित्र एक बार फिर से जाहिर हो गया। किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए सुधा ने उससे प्रश्न किया, इस हमदर्दी की वजह? हमदर्दी नहीं, अधिकार। ये मनोज की बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। स्त्री व पुरुष के मूल स्वभाव में यही तो फर्क होता है। तभी तो सारे व्रत जैसे करवा चौथ, तीज सिर्फ स्त्रियों से करवाए जाते रहे। हमारे धर्म के ठेकेदारों ने पुरुषों को खुला सांड बना दिया। वही औरतों की ममता को 1000 बंधनों में बांधकर उन्हें अपंग कर दिया। पर आज सुधा भावुकता में नहीं बही। जब संध्या को ले आए तब अधिकार का ख्याल नहीं आया। मैं भटक गया था सुधा। बड़े ही भोलेपन से मनोज बोला, अब गलती सुधारना चाहते हो? वह चुप रहा। सुधा उसके चेहरे के पल पल बदलते भावों को बखूबी पढ़ रही थी। व्यर्थ बहस में पढ़ने से अच्छा उसे सब कुछ जानना ही ठीक लगा। वह बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट ट्यूब टेक्निक से माँ बन जाओ। सुधा को हंसी सूझी, साथ में अफसोस भी हुआ। वह हैरानी से सुधा को देखने लगा। तीसरी शादी कर लो, मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। सुधा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। माफ़ कर दिया तो क्या तुम? उसका चेहरा खिल गया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा होगा तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तमाम कोशिशों के बाद भी जब उसकी दाल नहीं गली तो उतरा हुआ मुंह लेकर भरे कदमों से चलकर फाटक की तरफ बढ़ा। सुधा से रहा ना गया, अपने मन की बात कह दी। मनोज, सौतन लाकर तुमने पत्नी के वजूद को गाली दी है। तुम्हारे बाप बनने की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। उसके जाते ही सुधा पलंग पर पड़कर फूट फूट कर रोने लगी।
तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।